हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम कर रहे हैं सीडीपी, जो कि सीटेट अभी आने वाले एग्जामिनेशन को बहुत ही क्रिस्प तरीके से रिवाइज करने की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और आज हम शुरू करेंगे लर्निंग, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग डिसेबिलिटीज, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, लर्निंग के सिर्फ टॉपिक से, टाइप्स ऑफ लर्निंग, डिसेबिलिटीज, इन सभी से नहीं करते। पूरे पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन में कम से कम 12 क्वेश्चन आते हैं गिन करके। तो यहाँ से समझ लीजिएगा तो 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ वीडियो। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग 3 प्रकार के होते हैं, दैट इज इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। अब इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल इज समथिंग विच इज इंसिडेंटल। जब आप किसी इंसिडेंट से सीखते हो, जब आप किसी इंसान से सीखते हो, जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करके सीखते हो, विच इज इंसिडेंटल। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला ऑब्जर्व। तो हम हमेशा कोई भी चीज डायरेक्टली सीखें जरूरी नहीं है। कई बार हम चीजों को ऑब्जर्व करके, देख करके सीखते हैं, विच इज अनदर वर्ड फॉर वाइकेरियस। वाइकेरियस लर्निंग के बारे में हमें बताया, वाइकेरियस लर्निंग की थ्योरी दी बेंड्यूरा ने, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। और इनकी थ्योरी बहुत ही नई और अनक्वेश्चनेबल टाइप ऑफ थ्योरी है। टिल नाउ एज सच कोई क्रिटिसिज्म नहीं है इस थ्योरी का, जिसमें इन्होंने बताया कि हम कोई भी चीज सीखते हैं वो हम दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, वैसे ही सीखते हैं। तो दिस इज वाइकेरियस लर्निंग। तो ये भी एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ लर्निंग है। देन वी हैव फॉर्मल टाइप ऑफ लर्निंग, जहाँ पे एक प्रॉपर बेंच डेस्क का सेटअप होता है, कोई टीचर होता है, बच्चे होते हैं और पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया चलती है। दिस इज फॉर्मल। एंड देन वी हैव नॉन फॉर्मल, जहाँ पे एग्जामिनेशंस होते हैं, जहाँ पे कि पढ़ने के लिए बच्चे भी होते हैं, बट वो रेगुलरली कॉलेज या स्कूल नहीं जा रहे होते, और वो बस एफिलिएशन टाइप, मतलब ऐसा है जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज होता है या फिर ओपन स्कूलिंग होता है, वैसे से स्कूल्स होते हैं, उनको हम नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ लर्निंग और एजुकेशन सेंटर्स में काउंट करते हैं। नाउ कमिंग टू बाईपोलर एंड ट्राईपोलर एजुकेशन सिस्टम और टाइप, जिसको हम बोल सकते हैं। सबसे पहले है बाईपोलर, विच इज गिवन बाय एडम, जहां पे उनका ये मानना होता है कि एक टीचर होते हैं, एक स्टूडेंट होता है। मतलब वन इज सीकर, कोई एक है जो कि सीख रहा है और कोई एक है जो सिखा रहा है। और ये बस एक सिंगल वे प्रोसेस होते हैं, दो पोल्स होते हैं एडुकेशन के, अकॉर्डिंग टू एडम। बट इसी में थोड़ा सा सुधार किया जॉन डेवी ने और बताया कि हमारा सिर्फ टीचर एजुकेशन ही, टीचर और स्टूडेंट ही नहीं, रैदर इन्वायरमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। हम किस जगह से आते हैं, कैसा हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस हमारे पूरे पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा शेप करते हैं। हम किस जगह में रहते हैं, कहाँ पे हमारा टीचर किस जगह से बिलोंग करता है, वो कैसे सोचते हैं, इस प्रकार हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बेसिकली टीचर और स्टूडेंट ही नहीं, इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम कैसे व्यक्ति और कैसा व्यक्तित्व और किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम ग्रैब करते हैं, एजुकेशन कैसा होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारे यहाँ पे चीजों को देखने का नजरिया, जो बाकी वेस्ट की कंट्रीज हैं उनके यहाँ से अलग है। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां हैं अभी भी, बट स्टिल जो जॉन डेवी ने हमें बताया कि ट्राइपोलर प्रोसेस होता है और एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस गिवन बाय जॉन डेवी, इज करेक्ट स्टेटमेंट, हर जगह पे अप्लाई होता है। आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो समझ एक केरल के बच्चे की होगी वो नॉर्थ ईस्ट की नहीं होगी, जो नॉर्थ ईस्ट की होगी वो हरियाणा के बच्चे की नहीं होगी, जो हरियाणा की होगी वो जम्मू कश्मीर के बच्चे की नहीं होगी। तो वी ऑल आर डिफरेंट। और जैसे एजुकेशन सिस्टम, चाहे हम सेम चीज पढ़ रहे हो, बट वो सेम होकर के भी सेम नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव्स बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नाउ कमिंग टू डोमेन्स ऑफ लर्निंग, 3 डोमेन होते हैं लर्निंग के, विच इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव मीन्स व्हाट वी थिंक, नॉलेज के बारे में बात होती है। देन व्हाट वी फील, हमने सिर्फ पढ़ना नहीं होता, हमें फील भी करना होता है चीजों को। लर्निंग सिर्फ कॉपी किताब में रखने के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमारा भला करने के लिए, हमारे लिए अच्छा करने के लिए होते हैं। तो दिस इज इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। एंड देन वी हैव साइकोमोटर डोमेन। पढ़ लिया, सोच लिया, तो सिर्फ सोचने तक काम नहीं होता, उसको एक्शंस में भी लाना होता है। तो वो एक्शंस, स्किल्स क्या डेवलप हुए हैं आपके पढ़ने के बाद, वो है साइकोमोटर डोमेन। या ऐसे बोल सकते हैं कि हम साइकोमोटर डोमेन से काम करके कितना कुछ सीखते हैं। जैसे कि ये बेसिकली, अगर मैं साइंस वाले बच्चों की बात करूं तो उनके लिए क्या रहता है कि वो प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं, लैब कर रहे होते हैं, हर सब्जेक्ट का लैब कर रहे होते हैं। तो जब वो लैब कर रहे होते हैं, लैब जा रहे होते हैं, तो व्हाट दे हैव स्टडीड, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने फील किया, एंड देन वो एक्शन में भी ला रहे हैं। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की जो हम बात कर रहे हैं, कि कोई भी पढ़ो लेकिन उसको सामने प्रैक्टिकली करके देखो कि वो जो लिखा हुआ है वो सही है या नहीं।
तो दिस इज व्हाट साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग, की लर्निंग हर एक लेवल पे होती है, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी फील एंड व्हाट वी डू। तो दीज थ्री आर डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अब देखो लर्निंग के डोमेन के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन लर्निंग हर बार जितना ये हम हैपनिंग बात कर रहे हैं वैसा ही नहीं होता। कई बार लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको कि हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कि सबसे पहला कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया, जिससे सीटेट सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, दैट इज अबाउट रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। कुछ चीज ऐसा जो बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, बी और डी में अंतर नहीं हो पा रहा है। डिसलेक्सिया के बारे में आपको एक मूवी है तारे जमी पर, इट इज ऑल अबाउट डिसलेक्सिया। उसमें प्रॉपर तरीके से डिसलेक्सिया को बताया हुआ है कि कैसे उस बच्चे को, ईशान एक कैरेक्टर है, उसको दिक्कत हो रही है, वो बी और डी नहीं समझ पा रहा है, तो दैट इज डिसलेक्सिया। देन वी हैव डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जहाँ पे देखो ग्राफ से रिलेटेड, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ग्राफ, और ग्राफ हम सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं, मैथमेटिक्स नहीं, लिखने के प्रोसेस में हर जगह हम करते हैं ग्राफ का इस्तेमाल, ठीक है। तो ग्राफिया इज समथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। एंड देन वी हैव डिसकैलकुलिया विच इज रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा करते हैं, तो कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगा वो डिसकैलकुलिया होगा। अब ये इतना स्पेसिफाई करके जो मैंने बताया इसका मतलब क्या है, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में लैंग्वेजेस में, दोनों लैंग्वेज के सेक्शन में मिलेगा, और डिसकैलकुलिया का रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको मैथमेटिक्स में। इससे अगर मैथमेटिक्स के सेक्शन में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी दिया हुआ है तो आंसर डिसकैलकुलिया होगा मैक्सिमम टाइम, और सिमिलरली लैंग्वेज में वैसा होगा। और बाकी पूरे पेपर में आपको क्या मिलेगा, एडीएचडी और ऑटिज्म मिलेगा। बाकी ये तीनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि और आप एक्स्ट्रा से पढ़ो, लेकिन हाँ वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। देन चार है, सॉरी तीन नहीं चार है। देन वी हैव ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। किसी एक सीटेट के सवाल में ADHD का फुल फॉर्म ही पूछा था, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये खुद में इलेबोरेटिव पूरा का पूरा पूरा ये वट एवर वी से दिस एब्रीविएशन है। कैसे है, तो अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन कम है, हाइपर एक्टिविटी बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, और ये एक डिसऑर्डर है। जब तक अटेंशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा बच्चा हिलडुल रहा है, चुल्ली एक जगह टिक के नहीं बैठता, उसको सिखाना बहुत मुश्किल होता है, आप उसको सिखा नहीं सकते हैं। तो दैट इज ADHD। देन वी हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विच इज कॉग्निशन रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑटिज्म के बारे में तो हमको भी पता है, जैसे ADHD को पहचानने का तरीका है कि बच्चा जो होगा वो केयरलेस होगा, बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं होगा चीजों को लेकर के, रिस्की बिहेवियर बहुत ज्यादा होगा उसका, मतलब ऐसे ऐसे काम करेगा जिससे उसको चोट लग जाए। दूसरों के साथ मिलजुल कर, मतलब थोड़ा सा मिलजुल के रहने में प्रॉब्लम होगी। डिसऑर्गेनाइजेशन, चीजें अच्छे से रखेगा नहीं, जमा करके नहीं रखेगा, जो चीज जहां उठाई है वहां नहीं ले जाके रखेगा। जबरदस्ती बिना मतलब का हंसना, बिना मतलब का बात करते रहना, बैठे बैठे कहीं और खो जाना, बैठे हुए यहाँ पे हैं, जहां पे भी बैठे हुए हो और चले जाते हैं कहीं और। जनता जापान छोड़ो, हम निकल लिए कहीं और, कहाँ पे टीचर बात कर रहा है वो भूल जाते हैं। दे लिटरली लाइक कि आप यहाँ से यहाँ पढ़ रहे हो उनके साथ ADHD साइंस, एंड अभी आप यहाँ आए हो और उसके बाद आपने यहाँ भी पढ़ा है, पर बच्चा आपको यहाँ के बाद से उसने सुना ही नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इट इज वेरी इजी कि भाई यहाँ से यहाँ पढ़ा है, तीसरा वर्ड कैसे छोड़ दिया तुमने, अभी तो बात हो रही थी। बट दे आर जस्ट लाइक दैट, उनका भी कोई कंट्रोल नहीं होता, ये एक डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। और एक जगह ये टिक के बिल्कुल नहीं बैठते, बिल्कुल भी नहीं बैठते। अब देखो ध्यान से सुनेंगे नहीं तो चीजें भूलेंगे ही। तो ये सारे, ये ADHD वाले बच्चों के बहुत बड़े, बहुत ही ज्यादा बड़े सिम्टम्स हैं जिनको आप पहचान सकते हो। इनमें से कई सारे आप कह सोच रहे हो कि ये सारी चीजें तो मेरे अंदर भी हैं, लेकिन सारी चीजें नहीं होंगी। अगर सारी चीजें होंगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये फॉरगेटफुलनेस, डिफिकल्टी इन सिटिंग स्टिल, सोचना, आप यही आप वीडियो देखते देखते कहीं और नहीं सोचने लगे, रादर यू आर जस्ट फोकस्ड हियर, दिस इज व्हाट, कि आप उन डिफिकल्टी आपको नहीं हो रही, आप डे ड्रीम नहीं कर रहे हो। तो ADHD के ये कुछ सिम्टम्स हैं। देन वी टॉक अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बच्चा जनरली जो होता है रिपीटेटिव बिहेवियर शो कर रहा होता है, बातचीत नहीं करता, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, और उनके बिहेवियरल चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ही ज्यादा ऐसा सा बच्चा होता है कि वो सुनेगा नहीं किसी की, जिद्दी होगा, उसको जो चीज के लिए मना किया जाए वही ज्यादा करेगा। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो ऑटिस्टिक बच्चे ज्यादा करते हैं। देन अगर डिसलेक्सिया की बात करें, अगेन कमिंग टू डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया में ये देखो बच्चे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन तीनों वर्ड्स में से क्या लिखे, ठीक है। उनको P और Q, B और D जैसे वर्ड्स समझ में नहीं आते, वो इंटरचेंज कर देते हैं, लेटर्स के शेप नहीं समझ आते। रिलक्टेंस टू रीड अलाउड इन क्लास, क्योंकि रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, जोर से नहीं पढ़ेंगे।
बहुत सारे एनिमल्स, ये देखो एनिमल्स, तुम और मैं एक साथ देखेंगे तो तुम बस देखोगे तो भी इसको एनिमल्स पढ़ोगे, एक झटके में इसको एनिमल पढ़ोगे, बट दिस इज नॉट एनिमल, एमिनल लिखा हुआ है ये। तो ये क्या है, एम और एन की पोजीशन बदल दी है, तो ये लेटर्स को स्विच भी कर देते हैं, कभी कभी लेटर्स पहचान नहीं पाते हैं और ये पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो दिस इज समथिंग डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया के बाद ये देखो इनकी राइटिंग कैसी होती है, इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनकी राइटिंग भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से पहचानते हैं हम। देन वी हैव डिस्ग्राफिया। यहाँ पे डिस्ग्राफिया में क्या होगा कि राइटिंग अफेक्टेड होगी इनकी, प्रॉब्लम्स विथ लेटर फॉर्मेशन एंड स्पेसिंग, लेटर में प्रॉब्लम होगा, वो ढंग से लिख नहीं पाएंगे। लुक हियर, कैसे, द, ठीक है, वेल, शार्क, अब ये देखो वेल, ठीक है, हैज, अब ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी होता है, टी कैपिटल, एच कैपिटल, ई स्मॉल, ये क्यों इस तरीके से लिखा हुआ है। तो दिस इज हाउ अ टीचर गेट्स टू नो कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही डिस्ग्राफिया में भी होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता, रिटन लैंग्वेज करने में इनको प्रॉब्लम होती है, और रिटन वर्क में बी हार्ड टू रीड एंड अनग्रामेटिकल। अब देखो इनको लिखने ही नहीं आ रहा है तो ये पढ़ेंगे भी गलत, लिखने की वजह से ये गलत पढ़ेंगे। पर डिसलेक्सिया में क्या होता है कि पढ़ने ही नहीं आ रहा होता है तो लिखने की तो बात ही दूर है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते जरूर हैं पर दोनों बिल्कुल अलग हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इस डिफरेंस को, और साथ में ये एक वेन डायग्राम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पढ़ लीजिएगा। कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पे कि एक पूरी छोटी सी कहानी बनाई रहेगी 4 लाइन में, जो ये बताया रहेगा कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम्स है, तो इनमें से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी उस बच्चे को है, और ऑप्शन में डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया दोनों दिया हुआ रहता है कंफ्यूज करने के लिए ऑब्वियसली। तो उस समय आपको एकदम सोलली पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नाउ अब डिस्ग्राफिया में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो लिखने का ये स्टेप होता है, इस तरीके से स्टेप्स में बच्चा लिखना शुरू करता है कि पहले उसका ग्रास्प कैसे कैसे बदल रहा होता है। तो इस तरीके से जब वो बदलता है, ये एक फाइन मोटर स्किल है। ये देखो इतने सारे स्टेजेस में हो रहा है, ये एक फाइन मोटर स्किल है कि बच्चा लिख कैसे पाता है। और वो बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही होती है, उसका पेंसिल का ग्रास्प ही ढंग से नहीं बन रहा होता है कि वो लिखे सही से। आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी सुंदर हो, अगर आपने पेन ढंग से नहीं पकड़ रखा है आप अच्छे से नहीं लिख सकते हो। एंड दिस एग्जैक्टली हैपेंस इन केस ऑफ डिस्ग्राफिया। देन हियर इट कम्स, डिस्ग्राफिया की भी हैंडराइटिंग देखो कैसी सी होती है, क्योंकि उनको लिखने ही नहीं आ रहा है। तो ये देखो कैसी सी हैंडराइटिंग है, ये पढ़ने लायक है, बिल्कुल भी नहीं है। पैराग्राफ बस समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट उसके बाद कोई भी वर्ड ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस इज डिस्ग्राफिया। देन वी हैव डिस्कैलकुलिया, ये एक नॉर्मल चाइल्ड है तो देखो उसके दिमाग में ऑपरेशंस कितने क्लियर चल रहे हैं, बट एक डिस्कैलकुलिक चाइल्ड के दिमाग में ये सारी चीजें उड़ती भिड़ती सी नजर आ रही हैं। दिस इज डिस्कैलकुलिया, इसी को बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। देन डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया एंड डिस्प्रैक्सिया, सभी में कुछ कुछ अंतर है और सभी के कुछ कुछ सिम्टम्स हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ से कम एक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा जो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मैनर में होगा, और बाकी सब छोटे छोटे सवाल होंगे जो कि मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दिस वाज अबाउट प्रॉब्लम्स इन रीडिंग। अब देखो जब प्रॉब्लम्स इन रीडिंग होती है तो बच्चा बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करता है। वो अकेला महसूस ना करे इसके लिए हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनईपी प्रोग्राम है, जिसको कि हम और तुम जानते हैं बिल्कुल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से एक एस्पेक्ट उसका निकल के आया, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑल राइट, कमिंग बैक टू इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब क्या है, समावेशन, जहां पे हम सभी को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो सभी किसको एक साथ लेके चल रहे हैं, हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सभी को एक साथ समता के साथ देख रहे हैं, इक्विटी को प्रमोट कर रहे हैं और इंक्लूड करा रहे हैं। दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन होने के लिए कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन है, पृथककरण है, जहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो डिवाइडेड है और इस तरीके से ये काम हो रहा है। 2 क्लासरूम है, देखो दोनों क्लासरूम में अपॉर्चुनिटीज की कितनी कमी है। तो यही है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट के बाद आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जहाँ पे कि बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई। अब ये मेन स्ट्रीम क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन और मेन स्ट्रीमिंग, इस प्रकार के वर्ड्स यूज किए गए। एनईपी 1986 में जो एक रिकमेंडेशन था कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, कि सिर्फ वो एक्सेस ना कर सके बल्कि सक्सेसफुल भी हो सके। बट यहाँ पे एक चीज ये लोग भूल गए कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चों को नॉर्मल की तरफ ले आया गया, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए स्पेशलिस्ट टीचर्स नहीं प्रोवाइड किए गए, रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए गए। तो ये आगे बढ़ने का फायदा क्या, कि फिर हम पीछे ही चले आए। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाज वन ऑफ द फेलियर्स। देन इंक्लूजन आया।
जब ये समावेशन आया विच वॉज ऑपोजिट टू सेग्रीगेशन, अलगाव के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पे हर बच्चे को इंक्लूड करने की कोशिश की गई, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को इंक्लूसिव प्रोग्राम बनाया गया, जहाँ पे हर बच्चे को वेलकम किया गया। यहाँ पे स्कूल का एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एक ऐसा लग रहा है कि वो सारे बच्चों को एक साथ हक कर रहा है, सभी को वो वेलकम कर रहा है। तो दिस वार्म वेलकम वाज नीडेड इन आवर एजुकेशन सिस्टम आल्सो। वी ऑलवेज टॉक अबाउट नॉर्मल पीपल बट वी डोंट इवन फील फॉर देम अनदर काइंड ऑफ पर्सन इन आवर सोसाइटीज। हम उनको बारे में सोचते नहीं है, समझते नहीं है। आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट एम्पैथेटिक और समथिंग, इट्स जस्ट दैट कि हम नॉर्मल चीजों के प्रति इतना ज्यादा सोच रहे होते हैं कि हम इन लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है। तो अगर आप एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन को एक साथ ग्राफ पे रखोगे तो उसकी इमेज कुछ इस प्रकार बनेगी। एक्सक्लूजन मतलब वो आते ही नहीं, सेग्रीगेशन मतलब उनका एक समूह है, आपका एक समूह है, इंटीग्रेशन में वो समूह मिल तो गया है पर अभी घुला मिला नहीं है, एक जगह बैठा हुआ है। और इंक्लूजन में सभी एक समान है, सभी एक जैसे हैं। इंक्लूजन के थ्रू ही ऐसा किया गया कि जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको बनाया जाएगा, उन पे ब्रेल लिपि लिखी जाएगी। तो अभी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, जब भी ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आप देखोगे जहाँ पे आपके सीट नंबर लिखे रहते हैं वहां पे ब्रेल में कुछ बूंदे उभरी हुई होती हैं, जिससे कि कोई भी अगर ब्लाइंड पर्सन है, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, ब्लाइंड नहीं बोलते, मैंने भी गलत बोला, उसको विजुअली चैलेंज्ड बोलता है, विजुअली इम्पेयर्ड और चैलेंज्ड कोई पर्सन है तो उसको टच करके फील कर सके कि वो कौन से सीट नंबर पे प्रोसीड कर रहे हैं। उसी प्रकार जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, पब्लिक स्फीयर्स हैं, उनको इस तरीके से इंक्लूजन के थ्रू पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली बनाया गया, जाकि ताकि जितने भी इस तरीके के लोग हैं वो अच्छे से ट्रैवल कर सके, दे फील वेलकम। तो ये सारा इंक्लूजन का ही पार्ट था। अगर कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन की बात करें तो दिस सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी, एजुकेशन फॉर ऑल को एडवोकेट करता है, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू चेंज इन आवर एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सेग्रीगेशन इज समथिंग विच इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर। अब एक ऐसा अप्रोच है इंक्लूजन जहां पे हर बच्चे को इंक्लूड करने की कोशिश की गई, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इज टोटली अबाउट स्टूडेंट, हर चीज स्टूडेंट के बारे में ही है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑल द लर्नर टुगेदर थ्रू असेस टू कॉमन एजुकेशनल प्रोविजन, सारी चीजों को वो एक्सेस कर सके और असेस करके उनको इस तरीके की चीजें प्रोवाइड की जाएं जिससे कि उनके लिए, सभी दूसरे बच्चों के लिए जो दूसरे आयाम पे हैं, उनको सभी तरीके के एजुकेशनल प्रोविजंस मिले। पेरेंट्स, टीचर, कम्युनिटी, इन सभी को एक साथ मिल करके काम करने की जरूरत है ताकि उनके डाइवर्स नेचर को केटर किया जा सके। आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इसको भी बहुत अच्छे से एडवोकेट किया गया ताकि आगे चल के उन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब व्हाट एग्जैक्टली इंक्लूसिव एजुकेशन इज, तो इट इज समथिंग कीपिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आउट ऑफ स्कूल। इट इज नॉट, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि उसको बाहर कर देंगे, सेग्रीगेट नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। रादर इट इज इंक्लूडिंग ऑल द स्टूडेंट इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स। तो यहाँ पे जितने भी लिखे हुए इट इज नॉट और इट इज, ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है जहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और आपको चुनना होता है। तो इस तरीके के जो भी ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे कि बच्चों के फ्रीडम के बारे में बात नहीं की जा रही होगी, क्लास डेमोक्रेटिक नहीं होगी, वैसे आंसर्स को आप नहीं चुनेंगे। देन वी हैव टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एजुकेशन। तो दो टाइप का है, एक स्पेशल है, एक नॉर्मल है। अगर आईक्यू वाइज देखें तो नॉर्मल 90 to 110 आईक्यू वाले लोग नॉर्मल कहे जाते हैं, और स्पेशल दो प्रकार के होते हैं। एक 140 प्लस आईक्यू वाले लोग भी स्पेशल हैं, और 17 यहाँ पे 70 से नीचे वाले भी स्पेशल हैं। दोनों प्रकार के बच्चे स्पेशल हैं, क्योंकि इन दोनों को ही क्लास से बाहर करने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। क्लास जो होती है, मेजोरिटी, एक टीचर मेजोरिटी को लेके चलता है, उसमें कई बार वो बच्चा छूट जाता है जो देर से सीखता है, स्लो लर्नर्स, और जो फास्ट लर्नर्स होते हैं उनका टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है क्योंकि रिपीटिशन हो रहा होता है। तो ये दोनों प्रकार के बच्चे जो हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स में आते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच का डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। कम से कम सिर्फ इस चीज को पढ़ लेने से, सिर्फ एक इस जगह को पढ़ लेने से आपके कम से कम 3 सवाल सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कमिंग बैक हियर, 140 प्लस स्टूडेंट को इंटेलेक्चुअली ब्राइट बोलते हैं, और ये इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चे कई बार क्रिएटिव भी होते हैं। पर ये क्रिएटिव बीच में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 140 प्लस और 70 वाले दोनों हो सकते हैं, और 70 से नीचे जिनका आईक्यू है उनको इंटेलेक्चुअली डल कहते हैं, लेट लर्नर्स बोलते हैं, स्लो लर्नर्स बोलते हैं, और उसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बहुत ज्यादा आते हैं, लाइक जिनको कॉग्निटिव रिलेटेड डिसेबिलिटीज है, जिनको सोशल, इमोशनल या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम इन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अगर है,
तो भी उन बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो भी ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मेन स्ट्रीम में वो कैसे परफॉर्म करेंगे। और किसी बच्चा को अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, दैट इज ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज, तो उन बच्चों को भी क्लासरूम में सारी चीज़ें एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इन सारी चीज़ों को देख करके रंजौली ने एक 3 रिंग मॉडल दिया गिफ्टेडनेस का, कि किस बच्चे को हम 140 प्लस या गिफ्टेड चाइल्ड बोलेंगे। तो उस बच्चे को बोलेंगे जिसका आईक्यू 140 प्लस हो, एवव एवरेज हो, उसकी जो थिंकिंग हो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपको पूरे पेपर में, 1 से 2 प्रश्न सिर्फ इसी लाइन से मिल जाएगा। तो रंजौली ने बोला कि अगर टास्क कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, एवव एवरेज एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, तो इन तीनों चीजों, जो तीनों स्फीयर पे बहुत अच्छा बच्चा हो, वही बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। दिस इज रंजौलीज 3 रिंग मॉडल। आराम से इसको देखिए, जहाँ पे एवव एवरेज एबिलिटी, क्रिएटिविटी, टास्क कमिटमेंट, ये तीनों अगर बहुत ज्यादा है तभी बच्चा गिफ्टेड कहलाता है। नाउ कमिंग टू कि वो कैसे बच्चे होते हैं जिनको गिफ्टेड चाइल्ड बोला जाता है, तो वो अनयूजुअल अलर्ट होते हैं, बहुत तेजी से सीखते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वॉक्यूबलरी बहुत ज्यादा होती है, वो एक शब्द के लिए कई सारे शब्द यूज कर सकते हैं, इमेजिनेशन उनकी बहुत ज्यादा विविड होती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उतना ही अच्छा होता है। क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि क्लास, इनफैक्ट टीचर सभी सोच में पड़ जाए। उनके क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर इंसाइटफुल थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। देन कमिंग टू सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, उनके बारे में, इनजस्टिस के बारे में, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ थिंग्स। वो मल्टी डायमेंशन तरीके से सोच पाते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही लंबा देर तक होता है, और कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो दिस वॉज अबाउट गिफ्टेड इंडिविजुअल्स। हम सभी में कुछ ना कुछ यहाँ पे है, लेकिन सारी चीजें नहीं है, और जिनमें लगभग सारी चीजें होती हैं, they are gifted individuals. Now coming to creativity, कि क्रिएटिव चाइल्ड कैसे हो सकते हैं, तो सबसे पहले का क्रिएटिव लर्नर्स अपने इमेजिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं। उनके आइडियाज बहुत ही नए होते हैं, मीनिंगफुल आइडियाज होते हैं, वो एकदम किसी एक चीज पे टिक करके नहीं बैठते, वो इंडिपेंडेंट और फ्लेक्सिबल होते हैं थिंकिंग में। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है, क्लासरूम मैनेजमेंट से जब सवाल आएगा टीचिंग एप्टी से रिलेटेड, तो वहां पे आपको इंडिपेंडेंट और फ्लेक्सिबल वेज ऑफ थिंकिंग के बारे में देखना है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को या फ्लेक्सिबल वेज ऑफ असेसमेंट को एडवोकेट कर रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है अगर कोई ऑप्शन, तो वही आपका आंसर होगा, प्रोबेबल आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट थिंकर। क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। एज इनकी एक प्रॉब्लम है जिसके 5 सोल्यूशन दिए जा सकते हैं, वो बच्चे हैं क्रिएटिव। 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, ये जो हम बोलते हैं ना 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, तो ये कन्वर्जेंट है। हर चीज के लिए, हर प्रकार की चीज के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, बट एक प्रॉब्लम के लिए जब मल्टीपल सोल्यूशंस दिए जाते हैं, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। दे हैव एबिलिटी टू ब्रेन स्टॉर्म, बहुत तेजी से ब्रेन स्टॉर्म करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का मतलब बहुत सारे आइडियाज से जगल करते रहते हैं और उसमें से निकालते हैं। दे हैव लेटरल थिंकिंग ऑल्सो, वो बहुत सारी चीजों पे एक साथ सोच पाते हैं, जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है। बट एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जो क्रिएटिविटी है या जो क्रिएटिव चाइल्ड है, वो, उसका आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। लोअर आईक्यू वाला बच्चा भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है और हायर आईक्यू वाला पर्सन भी क्रिएटिव नहीं हो सकता है। तो क्रिएटिविटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गिफ्टेडनेस, कि एक ये गिफ्टेड चीज है जो हर किसी को इक्वल तरीके से बिल्कुल नहीं मिलती है। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं, जो मेंटली थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, सोशली डिसएडवांटेज्ड होते हैं, बिकॉज उनको पता है हर जगह से उनको इसी तरीके का रिस्पॉन्स मिलने वाला है। मैक्सिमम लोग उनको वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं। इमोशनली अनबैलेंस्ड होते हैं वो, उनको अपनत्व की भावना कहीं नहीं मिल रही होती। आईक्यू एवव एवरेज, बिलो एवरेज, और हायर देन एवरेज और एवरेज, कुछ भी हो सकता है। दे जस्ट बिलोंग टू अ सोशली डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। Now, coming to one of important section, that is RPDW Act, Rights of Person with Disability Act, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर आता है, डायरेक्ट कंट्रोल है। ये एक्ट जो है PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस करके 2017 में लागू हो गया था। 15 जून जो 2017 से ये लागू हो गया था। इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को केटर किया गया था। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी या PWD क्या है, बेसिकली यही है ना, कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको भी, उनके भी अधिकार है, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो पहले कुल मिलाकर के 7 डिसेबिलिटी थी जो PWD में किया गया था इंक्लूड, बट RPDW एक्ट में 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया था, और ये एक लाइफ चेंजर डिसीजन था
ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा था। अब 2016 में जो ये बेसिक एक्ट था, अब बोलोगे आप 2017 और यहाँ 16 लिखा हुआ है, 16 में ये एक्ट था, लॉ बन के पारित हो गया, जब लागू हो गया 2017 आ गया था। तो एक्ट और लॉ में भी डिफरेंस होता है, लेट्स नॉट गो देयर नाउ। जब ये 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट था, उसका क्या था कि एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें होनी चाहिए, बट देखो कितने वेग है ये प्रोविजंस। बट यहाँ पे देखो ये प्रोविजंस कितने डिस्क्रीट, एकदम क्लियर कर दिए गए हैं कि क्या क्या होने चाहिए। डिजेबल फ्रेंडली पब्लिक, जितने भी पब्लिक स्फीयर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, सब प्रकार की चीजें डिजेबल फ्रेंडली होनी चाहिए। पाथ ब्रेकिंग एक बहुत ही डेयरिंग काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जॉब्स में 3% से बढ़ करके 4% का रिजर्वेशन मिलेगा। पर्सन को मिनिमम 40% अगर डिसेबिलिटी है तो वो उनको बेंच मार्क डिसेबिलिटी घोषित करके उनको अनदर टाइप ऑफ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और किसी भी सूरत हाल में इनके राइट्स को वॉयलेट नहीं किया जा सकता है। अगर वॉयलेट किया गया तो फिर पनिशेबल ऑफेंस है ये, और बहुत सारे वॉयलेशन पे अलग अलग डिफरेंट काइंड के ऑफेंसेस लागू हैं। अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग अलग आप पनिशमेंट्स तय रखी हैं। और नई प्रकार की डिसेबिलिटीज ऐड करने के बाद लगभग 110 मिलियन पीपल को इस चीज का फायदा मिला, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी। और यहाँ पे एक चीज और है कि ये एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इंक्लूड किया गया, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी इंक्लूड किया गया, और बहुत टाइम पहले तक इस तरीके के जितने भी सेरिब्रल पॉल्सी हैं, इस तरीके के डिजीज को इंक्लूड नहीं किया गया था, या फिर जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती हैं, डेफ एंड डम्ब जो होते हैं लोग, उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, बट बाद में इन सभी को इंक्लूड किया गया। ब्लाइंडनेस था बट लो विजन नहीं था, तो लो विजन को भी किया गया, या पार्शियल ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, उसको भी किया गया था इंक्लूड यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये सारे वो 2016 में जो 7 से लेके 21 तक किए गए थे चेंजेस डिसेबिलिटीज के, उस बारे में था। अब कुछ स्कीम्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जिसको आप अपने यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक SSA है, विच इज सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा है बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये कई बार सीटेट में बहुत ही प्रोमिनेंटली पूछा जाता है। यहाँ इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, लर्निंग एड मतलब लर्निंग में हेल्प करे। तो अभी आप किसी सरकारी स्कूल में या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय इस तरीके के सेटअप में जाओगे, कभी स्कूल को आप विजिट करोगे, आप देखोगे कि उनकी बिल्डिंग के ऊपर, वॉल के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, बहुत सारे तरीके की चीजों को इंक्लूड किया गया है। लाइक आई रिमेम्बर विजिटिंग वन ऑफ द KVS, और वहां पे मैंने देखा था कि क्लास 9th के बाहर हर्ट का एक डायग्राम बनाया हुआ था। क्लास 7 के क्लास के ऊपर, ठीक क्लास के ऊपर जो दीवार थी, वहां पे BMI के बारे में बताया हुआ था कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। फिर कहीं पे मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स लिखे हुए थे, कहीं पे कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कई सारी लड़ाइयों के बारे में बताया हुआ था। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि बच्चा जब इन सारी चीजों को डेली देखता है तो वो उसके दिमाग में उसको भी नहीं पता होता, और धीरे धीरे इन सारी चीजों को याद कर लेता है। तो दिस इज हाउ वी started to look in the education system in a different from a different perspective. So this was it for today's lecture. अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाओ जुड़ो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अंटिल देन हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ना ना भूलिए। वहां पे जितनी भी सीटेट एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले वहां अपडेट किया जाता है। जस्ट गो देयर and be updated. Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bytes. God bless you all.